हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे साइंस की नेक्स्ट क्लास है। क्लास नंबर 47 रहेगी। तो इसमें हम पढ़ रहे थे मेंडल के नियम को। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें आपको मेंडल के नियम के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। सबसे पहले तो आपको मेंडल के बारे में बताया, इनका जन्म कब कहाँ पर हुआ, सारी चीज़ें। ठीक है, आज के सेशन में इनके एक एक करके हम मेंडल ने जो आनुवंशिकी के नियम दिए हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले इससे जो क्लासें पहले हो चुकी हैं, ठीक है, उनको देखिए, क्योंकि एक दूसरे से क्लासें जुड़ी हुई होती हैं। और इससे पहले जो 46 क्लास थी हमारी, उसमें इसका बेसिक हमने पूरा बताया हुआ है। ठीक है, उससे पहले हमने आपको डार्विनवाद करवाया, उससे पहले हमने लैमार्कवाद करवाया। तो ये जो सेशन है जैव विकास जो है आपका, ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि जैव विकास की उत्पत्ति कब से और किन किन विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे मेंडल के, इन्होंने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए हैं। ठीक है, तो आज एक नियम को देखेंगे, इन्होंने जो प्रभाविकता का नियम दिया था। तो इससे पहले वाला लेक्चर थोड़ा सा आप देख लें कि उसमें हमने मेंडल के बारे में आपको क्या कुछ बताया है। तो ये हमारी जो 45 क्लास थी, यहाँ पर आनुवंशिकता और विभिन्नता हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इसकी ये बेसिक जानकारी आपको दी थी। इसके बाद 46 क्लास में आपको मेंडल, ऐसा तो था नहीं कि मेंडल डायरेक्ट आए और उन्होंने अपना नियम दे दिया। कुछ पहले, इनसे पहले कुछ विद्वान आए और उन्होंने अपने अपने मत व्यक्त किए थे। फिर जो मेंडल आए उन्होंने इन सब के मत को देखा और फिर अपने मत में इस तरह से इन्होंने अपना जो मत दिया उसको स्पष्ट किया कि इनमें जो कुछ भी कमी रह गई थी उनमें स्पष्ट रूप से सुधार करके। ठीक है, तो जो मेंडल थे उनके पहले कई विद्वान आए और उन्होंने अपना अपना मत दिया कि किस प्रकार से जीवन जो है या जो वंशागत लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, फिर ग्रेगर जोहन मेंडल का कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इनका जन्म कब कहाँ पर हुआ था। फिर इनका जो सिद्धांत था जब इन्होंने प्रस्तुत किया था उस समय तो इसको मान्यता नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि जो अन्य विद्वान रहे उन्होंने इसके सिद्धांत पर गौर ही नहीं किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय डार्विनवाद चल रहा था, तो डार्विनवाद में ये सब फंसे हुए थे। लेकिन जब मेंडल ने अपना नियम दिया उसका श्रेय उनको कोई श्रेय प्राप्त नहीं हुआ था सफलता का, और वो बिना श्रेय प्राप्त किए ही उनका देहांत हो जाता है 1884 में। लेकिन फिर जो मेंडल ने सिद्धांत दिए उनकी पुनः से कई विद्वानों द्वारा खोज की जाती है। और जो ये विद्वान आए वो आपके ह्यूगो डी व्रीज थे, इसके बाद सरमाक थे और कार्ल कोरेंस थे। ठीक है, तो इन्होंने फिर से इनके सिद्धांत की खोज की और इनके सिद्धांत को इन्होंने पूरी तरह से वैज्ञानिक बताया, पूरी तरह से सत्य बताया। और उसके बाद फिर इनका जो सिद्धांत था इसकी प्रशंसा हुई और इसको श्रेय दिया गया था। ठीक है, अब इनको श्रेय क्यों प्राप्त हुआ उसके कारण आपको बताए थे। और इन्होंने जो है मेंडल ने क्या कुछ अपने सिद्धांत में कहा, इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ये सारी चीज़ें बता चुके थे। ठीक है, आज के सेशन में फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि मेंडल ने अन्य किसी और पौधे का चुनाव क्यों नहीं किया, केवल मटर के पौधे को ही क्यों चुना। इसके कई कारण थे। तो सबसे पहला जो कारण था कि जो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता। अब आप कहेंगे 1 वर्षीय का मतलब क्या है? तो आवृत बीजी अनावृत बीजी में आपको खूब अच्छे से बताया 1 वर्षीय पौधे क्या होते हैं, 1 वर्षीय पौधे जो होते हैं उनके कुल कौन से कहलाते हैं। ठीक है, फिर बहुवर्षीय पौधे क्या होते हैं। तो 1 वर्षीय पौधा था मटर, इसीलिए इनने इसको चुना। क्यों? क्योंकि जो मटर है वो 1 वर्ष में 2 बार ही प्राप्त कर सकते थे इसके पौधे को। ठीक है, इसके बीज प्राप्त कर सकते थे और जब ये पौधा 1 वर्षीय था तो इसके परिणाम भी जल्दी जल्दी प्राप्त हो सकते थे। ठीक है, इस कारण इन्होंने 1 वर्षीय पौधा मटर को चुना, एक कारण हो गया। दूसरा था द्विलिंगीय पुष्प था। यह जो मटर का पुष्प था वो कैसा था? द्विलिंगीय था। ठीक है, इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बता दें हम कि जो मटर का पुष्प था वो कैसा था? द्विलिंगीय था। द्विलिंगीय का मतलब इसमें पुंकेसर भी था और स्त्री केसर दोनों थे। इस कारण से इन्होंने इसका चुनाव किया। और जब कोई पुष्प द्विलिंगी होता है तो उसमें स्वपरागण होता है। स्वपरागण मतलब एक ही पुष्प पर जो बीजाणु होते हैं वो एक ही पुष्प में फर्टिलाइजेशन कर सकते थे। ठीक है, तो द्विलिंगी था, एक लक्षण ये भी था, इस कारण इन्होंने मटर को चुना। और जब कोई पौधा द्विलिंगी होता है तो उसमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से होती है।
3 लक्षण हो गए। चौथा था विपुंसन। विपुंसन का मतलब है कि यदि इसे कैंची से इसके पुंकेसर को काट दिया जाए तो फिर केवल स्त्री केसर बचता था इसमें, ठीक है। और जब स्त्री केसर बचेगा तो फिर उसमें स्वपरागण की जगह क्या होने लगता है, परपरागण, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जो परागण होता वो होता था, ठीक है। तो एक कारण विपुंसन भी था, परपरागण भी इसमें हो सकता था। फिर इसकी जो संतानें उत्पन्न होती थी नई, वो जनन योग्य थी, मतलब उनसे भी बीज प्राप्त किए जा सकते थे, नए बीज, ठीक है। एक बार मान के चलिए ये जो स्त्री केसर और पुंकेसर वाला पौधा है इससे बीज प्राप्त हो गया। अब जो ये बीज प्राप्त होगा इससे पुनः से नए बीज उत्पन्न किए जा सकेंगे, मतलब इनमें जनन की प्रक्रिया चलती रहती थी। तो एक कारण ये भी था और इसके अलावा कई विपर्यायी लक्षण भी थे। तो इन्होंने जो विपर्यायी लक्षण बताए वो 7 लक्षण बताए थे जिनको हम बिना किसी के साबित करे हम समझ सकते थे, ठीक है। जैसे विपर्यायी लक्षण का मतलब जैसे आपको बता दिया कि एक पौधा जो है वो बौना है, तो इसका विपर्यायी लक्षण क्या होगा, एक बौना है तो एक लंबा होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। जैसे एक लाल है तो दूसरा ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि एक सफ़ेद होगा या अन्य किसी कलर का होगा। तो ये होते थे विपर्यायी लक्षण। तो मटर के पौधे को चुनने के कारण क्या थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बताइए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया। निम्न 4 कथनों में से कौन सा एक कथन सही है या गलत है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इनके कुछ लक्षण रहे, इस कारण इन्होंने मटर के पौधे को चुना। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब एक एक करके हम इन्होंने जो 7 विपर्यायी लक्षण बताए उनको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं, 7 के 7 लक्षण आप देख पा रहे हैं। पुष्प का रंग जैसे हमने कह दिया। अब यहाँ पर जो जैसे मटर का पौधा है तो उसमें क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, उसमें संकरण होता है। तो एक तो प्रभावी लक्षण दिखेगा, एक अप्रभावी, मतलब जो दिख रहा है वो प्रभावी है और जो छुप जाता है वो अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ हम बता सकते हैं एक लक्षण जैसे हमने लाल कह दिया आपसे तो आप सफ़ेद आसानी से समझ जाएंगे, यही विपर्यायी लक्षण होता है, ठीक है। तो इन्होंने पुष्प का रंग बताया कि एक पुष्प जो है वो लाल रंग का है तो दूसरा कैसा होगा, सफ़ेद रंग का। फली का आकार बताया, फूला हुआ है तो आप बता सकते हैं दूसरा जो है दूसरा पार्ट संकुचित होगा। फली का रंग बताया इन्होंने हरा, तो एक तरफ अप्रभावी लक्षण पीला होगा। बीज का आकार बताया इन्होंने गोल बीज है तो एक ऑटोमेटिक जो अप्रभावी लक्षण है वो झुर्रीदार होगा। बीज पत्र का रंग बताया पीला हरा। पुष्पीय स्थिति एक कक्षीय है तो दूसरा शीर्षस्थ होगा। और पौधे की ऊंचाई बताई लंबा और बौना करके। तो ये 7 इन्होंने विपर्यायी लक्षण बताए थे, तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनका एक जो इन्होंने मेंडल ने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, तो तीनों में से एक नियम आज हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट जो नियम बचेंगे वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 2 नियमों का वर्णन किया, परंतु बाद में कुछ लेखकों ने प्रभाविता यानी डोमिनेंस के गुण को भी एक नियम के रूप में वर्णन किया। प्रभाविता का गुण वास्तव में मेंडल का एक प्रेक्षण था, इन्होंने प्रेक्षण किया था, ऑब्जर्व किया था। और मेंडल के प्रभाविता के गुण को यदि नियम माना जाए तो मेंडल के 3 नियम हमें पढ़ने होते हैं। और यहाँ से आपके ना केवल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बल्कि आपके 12th में 11th में यदि ये टॉपिक है तो वहाँ भी ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला इनका नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम इसे कहते थे, सिग्रेशन नियम जो था इनका, ठीक है। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये 3 नियम भी आपको याद रखने हैं, पूछ सकते हैं कौन सा मेंडल का नियम नहीं है या कौन सा मेंडल के द्वारा दिया गया एक नियम है। तो ये 3 नियम थे। तो आज देखेंगे हम प्रभाविता का नियम क्या कहलाता है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रभाविता का नियम आपको कोई परिभाषा लिखनी नहीं है, ठीक है, बस समझना है। तो यहाँ देखिए जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर किन्हीं 2 विशुद्ध समयुग्मजी जीवों में क्रॉस कराया जाता है तो जोड़े का केवल एक लक्षण ही प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई पड़ता है, जो कि आपको ये रटना नहीं है। अब आप देखेंगे कि इसे आपको कैसे ये क्या होता है प्रभाविता का नियम। तो देखिए विपरीत लक्षण, विपरीत लक्षण का मतलब है कि एक लंबा है तो दूसरा इसका विपरीत क्या होगा, बौना होगा। एक लाल है तो इसका विपरीत क्या होगा,
कोई भी रंग हो सकता है, जैसे सफ़ेद हो गया। ठीक है, तो यहाँ यही बात कही गई कि विपरीत लक्षणों के जनकों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में सदैव प्रभावित लक्षण ही दिखाई देते हैं, और जो अप्रभावित, यहाँ अप्रभावित होगा, अप्रभावित लक्षण दिखाई नहीं देते। यही मेंडल की प्रभाविता का नियम है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जो प्रभाव में होगा वही प्रभावित होगा, और जो दिखाई नहीं देगा वो अप्रभावित होगा। मतलब जो लक्षण दिखेंगे हमें इस नियम में, मतलब दो विपरीत लक्षण के जनक है, मान के चलिए एक है एक्स और एक है वाई। ठीक है, इसमें जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये जोड़ों के रूप में रहते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कोई भी नियम मेंडल का, तो ये जोड़ों के रूप में रहते हैं, जो कि इनके विपरीत लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई ये विपरीत लक्षण हो गए ना। अब इनके बीच जब क्रॉस कराएंगे तो जो प्रथम पीढ़ी में इनके जो पौधे उत्पन्न होंगे वो केवल प्रभावी पौधे ही दिखाई देंगे, जो अप्रभावी हैं वो छुप जाएंगे। इसी कारण इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब ये आपको कुछ रटना नहीं है, आप थोड़ा सा यहाँ नियम के द्वारा समझिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक तो लिया मटर का लाल पौधा और एक लिया सफ़ेद पौधा। ठीक है, तो रेड यहाँ पर इसको हमने कैपिटल और इसको स्मॉल से डिनोट किया है, और ये जोड़ों में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम्स कैसे होते, जोड़ों के रूप में स्थित होते हैं ना, 23 जोड़े मनुष्यों में, उसी तरीके से। तो यहाँ पर आर आर ये अलग हो जाता। अब इनमें जब क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ से आर प्रभावित होगा और यहाँ का आर, तो यहाँ बन जाएगा आपका आर आर। ठीक है, इस तरीके से। फिर ए आर प्रभावित होगा और फिर से यही, तो यहाँ फिर से बन गया आपका आर आर। फिर यहाँ से संकरण होगा तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, एक बार फिर से यहाँ से संकरण होगा आपका, तो यहाँ फिर से क्या बन जाएगा आपका आर आर। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, पहले इसका इससे कराएं और इसी का इससे कराएं, तो यहाँ 2 बार आर आर प्राप्त हो गया इससे। फिर आपका लाल पौधा और सफ़ेद पौधा प्राप्त हो गया। फिर इस आर का जो संकरण है वो कैपिटल और स्मॉल से कराया जाएगा, तो फिर से आपका लाल पौधा और आपका सफ़ेद पौधा। फिर इसी आर का संकरण इससे होगा। ठीक है, तो फिर से आपका जो है आर आर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रभावी लक्षण हर एक आपके जो यहाँ पर क्रॉस के माध्यम से जो आपको प्रथम पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न हुई या जो पौधे उत्पन्न हुए वो किस तरीके से है। तो आपके लाल पौधे भी दिख रहे हैं, सफ़ेद भी दिख रहे हैं, लाल भी दिख रहे हैं, सफ़ेद भी दिख रहे हैं, लाल भी दिख रहे हैं, सफ़ेद भी दिख रहे हैं, लाल पौधे भी हैं और सफ़ेद भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ केवल जो प्रथम पीढ़ी होगी। ठीक है, तो इसमें केवल आपको प्रभावी लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आप कहीं नहीं देखेंगे कि आर आर कहीं लक्षण आ गया या आर आर लक्षण आ गया। ये अप्रभावी हैं और जो अप्रभावी हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी कारण इनके इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। अब आप समझ चुके होंगे कि मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं। इसको परिभाषा के तौर पर भी पूछा जा सकता है। कहेंगे कि दो विपरीत लक्षणों वाले, जब यहाँ पर दिया है, दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य में जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, जबकि यह प्रभावी लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। यह मेंडल के किस नियम को दर्शाता है, तो यह मेंडल के प्रभाविता का नियम दर्शाता है। यहाँ हम इस तरीके से भी टी करके कर सकते थे। ठीक है, लंबे और बौने पौधे, तो इनमें भी क्रॉस कराएंगे तो वही होगा टी ये अलग हो जाएगा आपका, मतलब लंबे पौधे और बौने पौधे। और क्रॉस कराएंगे तो हर एक में आपको दोनों लक्षण जो प्रभावित हैं वो दिखाई पड़ेंगे। यही प्रभाविता का नियम है। अब यहाँ उदाहरण देखिए, शुद्ध जो लाल आर पुष्प वाले और शुद्ध सफ़ेद आर पुष्प वाले पौधों में जब संकरण या क्रॉस से प्राप्त F1 पीढ़ी में पौधे लाल पुष्प वाले होते हैं। यहाँ जो पौधे प्राप्त होंगे वो प्रभावी कौन रहा आपका, लाल पुष्प रहा ना, तो लाल पुष्प वाले ही पौधे प्राप्त होंगे। यद्यपि इन दोनों पौधों में दोनों लक्षणों के जीन्स उपस्थित रहते हैं, अभी आपको बताया। और लाल रंग यहाँ ज़्यादा प्रभावी है और सफ़ेद रंग कैसा है, यहाँ अप्रभावी है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जब क्रॉस कराया तो इस तरीके से ये क्रॉस हुआ आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका एक क्रॉस हुआ, तो यहाँ जो लाल रंग है वो हर जगह प्रभावी आपको दिख रहा है ना, और यहाँ जो सफ़ेद रंग है वो अप्रभावी होता है। तो यही मेंडल की प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनका जो नियम है पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र ऑफव्यून का नियम, वो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी बहुत सारी क्लासें लगभग हो गई हैं, 47 क्लास है बायोलॉजी की, तो आप सारी क्लासें ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और
आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो पात्रता परीक्षा में हमने क्लास स्टार्ट की थी वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे मैटर के साथ आपको सारी चीज़ें बताई थी। और हमारे बायोलॉजी के जो फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था बायोलॉजी में, सजीव जगत में कोशिका वगैरह, तो उसके प्रैक्टिस सेट भी साथ ही साथ में हम आपको करवाते जा रहे हैं। तो आप उन प्रैक्टिस सेट को भी लगाते चलिए, वहाँ पर भी आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के साथ साथ आपको ये भी वहाँ पर अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, वहाँ भी हम पूरा विश्लेषण आपको देते हैं। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं साइंस के 2018-19 वाले, उनको भी हमने स्टार्ट किया था। तो एक प्रैक्टिस सेट वहाँ पर हमने लगवाया, उसके केवल 8 क्वेश्चन करवाए थे, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। थैंक यू।